नमस्कार। आज हम बात करेंगे कास्ट सेंसस की। जी हाँ, कास्ट सेंसस एक ऐसी चीज है कि हर राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता इस पर बात करना चाहता है, करता है। लेकिन कास्ट सेंसस पे क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्यों जरूरी है देश के लिए, इस पे चर्चा नहीं होती है। कहने का मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, उसे पावर की तरह ट्रीट किया जाता है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर अश्विनी कुमार मौजूद हैं, डीन है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के, और इस पूरे के पूरे विषय को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो अश्विनी जी, धन्यवाद, आपने वक्त दिया। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस विषय पर कि ये कास्ट सेंसस का जो पूरा मामला है, इसको लेके इतना ऊहापोह है राजनीतिक स्तर पर। तो आप बताइए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। कार्तिकेय जी, सबसे पहले धन्यवाद। और आपको, आपने इस मुद्दे को, जो कास्ट के मुद्दे को और आरक्षण के मुद्दे पर, कास्ट सेंसस के मुद्दे पर आपने जो बातचीत की है, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट होने के नाते हम लोग के लिए बहुत ही अहम मुद्दा है। खास करके भारतीय लोकतंत्र में जो दूर आयामी परिवर्तन होने वाले हैं, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। कार्तिकेय जी, पहले आपको साधुवाद। और दूसरी बात, आपने ये कहा कि ये इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है। ये मुद्दा जब भी हमारे सामने आता है तो हमें इतना भय क्यों लगता है कास्ट सेंसस से। मुझे तो लगता है कि ये जो मध्यम वर्ग की अपनी चिंता है कार्तिक के, वो इस भय के रूप में आती है कि मध्यम वर्ग अपने आप को वर्ग के रूप में देखता है और अपने आप को जाति के रूप में नहीं देखता है। दूसरी बात ये भी है कि मध्यम वर्ग अपनी जो जातीय समीकरणों से तो वोट देता है, लेकिन अपने आप को वो जात के रूप में देखना नहीं चाहता है। जबकि दूसरी तरफ आप ये देखिए कि भारतीय लोकतंत्र की जो सच्चाई है, वो जाति में है कार्तिक है। बिना जाति के भारतीय लोकतंत्र बना नहीं है। और जिस कास्ट सेंसस की चर्चा हो रही है, उसके बारे में मैं कहूंगा कि बदाऊं की एमपी ने कहा था ना पार्लियामेंट में अभी, कि जब गाय और भैंसों को काउंट किया जाता है, तो हम लोगों को, जातियों को काउंट क्यों नहीं किया जाता है। अंग्रेजों के जमाने से 1872 से ये परंपरा सेंसस में बनी हुई है, एज सोशल साइंटिस्ट एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट, कि हम समाज में हर जाति को काउंट करते रहे हैं। और लोकतंत्र आने के बाद, आजादी के बाद भी हमने ये प्रयास किया है। एससी और एसटी को हम काउंट करते रहे हैं। लेकिन मंडल के समय हुआ जो बड़ा विवाद खड़ा हुआ, और मंडल से जो सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू हुई है, उसकी वजह से जो एक बड़ा जो समूह है, एक जो बड़ी जाति है, जिनका वर्चस्व अभी तक बना हुआ था भारतीय समाज में, लोकतंत्र पर, उनके सामने ये चुनौती बनकर आता है कि क्या कास्ट सेंसस आने से कार्तिक के हमारी सत्ता समाप्त हो जाएगी। क्या हम रिड्यूस इसीलिए होते, सीक्रेट रखा जाता है, इसे इसलिए सीक्रेट रखा जा रहा है। इसीलिए सीक्रेट रखा जाता है। और अगर आप दूसरी तरफ देखिए तो हमारे सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स में कास्ट सेंसस तो चल ही रहा है। 2001 के, मैं बार बार कहता हूं कि 2001 के सेंसस में इतनी बड़ी चर्चा हुई कि कास्ट पे सेंसस होना चाहिए। समाजशास्त्री ने उसमें ज्वाइन किया, एकेडमिशियन ने ज्वाइन किया, लॉयर्स, डॉक्टर, सब लोगों ने बातचीत करने शुरू की। सेंसस की तरफ से मैं आपको कह दूं का देखे, हमें कोई चुनौती नहीं है। एज ए सोशल साइंटिस्ट हमें कास्ट काउंट करने में कोई चुनौती नहीं है। हमने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे भी किया है। 2000 आप 11-12 की बात कर ले, यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे, हमने कास्ट सेंसस किया। और हमारे रजिस्ट्रार जनरल ने कहा कि भाई उसमें 86 समस्याएं आ गई हैं इनोमरेशन में, हाउस होल्ड के सर्वे में कोई दिक्कत हो रही है, इसलिए हम डेटा को रिलीज नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारी बहुत सारी स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या पंचायत से जुड़ी जो वेलफेयर योजना है, उसमें हम कास्ट सेंसस के डेटा को यूज कर रहे हैं। स्कूल के डेटा में हम यूज कर रहे हैं, जो प्राइमरी स्कूल का हमारे सामने जो एमआईएस सिस्टम है, उसमें हम यूज कर रहे हैं। तो ये कहना कि हम कास्ट सेंसस नहीं कर रहे हैं और जाति के आधार पर हम अपनी लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं कर रहे हैं, ये मेरे में विचार से सही नहीं है। ये एक मिथ्या की अवधारणा नजर तो आती फिर है। मुझे एक चीज बताइए कि ये इसलिए नहीं हो रहा कि कास्ट सेंसस देश की राजनीति बदल देगा। मुझे एक बिल्कुल लगता है कास्ट सेंसस से भारतीय राजनीति और भारतीय लोकतंत्र की न केवल रूपरेखा, बल्कि इसकी बनावट भी बदल जाएगी। ये ज्यादा से ज्यादा इगालिटेरियन हो जाएगा, ये ज्यादा से ज्यादा समता मूलक हो जाएगा। तो मुझे तो कई बार ये भी लगता है कि जो जो हम कहते हैं ना साइलेंट रेवोल्यूशन, भारत में जो साइलेंट रेवोल्यूशन 1990 में मंडल के द्वारा किया गया, उसकी ये उसकी उसका ये प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन है।
तो इससे तो बिल्कुल जो हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, देखिए पार्लियामेंट के ढांचे में, पार्लियामेंट की बनावट में, रूपरेखा में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। देखिए अपर कास्ट यूपी को छोड़ दीजिए, तो भारत के अन्य राज्यों में 10 से 12% से ज्यादा नहीं है, केवल यूपी में 22% है। और अगर आप पार्लियामेंट का डेटा देखें, मैं इसकी बार कर रहा हूँ बात, कि 27-28% अभी भी वहां पर अपर कास्ट है। तो एक बड़ी चुनौती है, एक पावर की चुनौती है। और इससे मुझे लगता है कि समता मूलक समाज बनने में कास्ट सेंसस हमारी मदद करेगा। लेकिन कई लोग बोलेंगे तो ओबिसिफिकेशन हो जाएगा भारतीय राजनीति का। जी, अब थोड़े समय के लिए भय तो मुझे लगता है कि मध्यम वर्ग के लिए, और खास करके जो अपर कास्ट से आने वाले पॉलिटिशियन एंड पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके सामने ये चुनौती तो जरूर बनकर आती है। हर परिवर्तन के समय ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ा धड़ा जो है, या जो ओबीसीफिकेशन कह लें, या एक एक कास्ट का वर्चस्व हो जाएगा, या डोमिनेंट कास्ट का वर्चस्व हो जाएगा, ये उनको आशंका नजर आती है। लेकिन अगर आप कास्ट के ढांचे को देखें और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के तरीके को आप देखें, हिंदुस्तान में हम मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, और मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में हर पार्टी के कैंडिडेट किसी न किसी जाति से कार्तिकेय आते हैं। इसलिए ये मान कर चलना कि किसी एक जाति का वर्चस्व हो जाए, एक ब्लॉक का वर्चस्व हो जाए, ये एक मिथ से ज्यादा मुझे दिखाई नहीं देता है। क्योंकि इलेक्टोरल जो डेटा दिखाई देता है, उससे हमें तो नहीं लगता है कि किसी भी राज्य में कार्तिकेय, किसी भी भारत के राज्य में किसी किसी ओबीसी का तो दबंगगिरी फिर एक नहीं चीज है। बताइए, आधुनिक भारत में जो इस सेंसस के जरिए जातीय जो आइडेंटिटी है वो सॉलिडिफाई नहीं होगी? देखिए थोड़ी बहुत, जिसे आप सॉलिडिफाई कहते हैं, सेंसस ये जरूर करता है। हम मानते हैं कि इसके अंदर संभावना होती है जेरीमेंडरिंग करने की। कहते हैं ना, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी को ऊपर नीचे करना, आपके जातीय समीकरणों के आधार पे। लेकिन मैं कई बार लोगों को ये भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट होने के नाते, कि क्या आपने पंचायती राज के द्वारा हुए चुनावों पर कभी नजर डाला है, जिसमें जातीय आधार पर होता है, जिसमें ओबीसी के भी पूरे के पूरे रिप्रेजेंटेशन है, महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन है? वहां कहाँ जेरिमेंडरिंग हो रही है? वहां कहाँ कास्ट सॉलिडिफिकेशन हो रहा है? वहां कहाँ ओबीसी का सॉलिडिफिकेशन हो रहा है? वहां तो एक रोटेशन प्रिंसिपल है, और एक सरपंच दूसरे सरपंच और दूसरी जाति का सरपंच आ जाता है। तो मुझे लगता है कि जिसे मैं कहता हूँ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, जिसे मैं कहता हूँ सर्कुलेशन होना, ये सर्कुलेशन होगा। मुझे तो लगता है कास्ट सेंसस करने से, ओबीसी के अंदर भी देख लीजिए, दो बड़े धड़े हैं कार्तिक के, हमारे लोअर ओबीसी एंड अपर ओबीसी हैं, मोस्ट बैकवर्ड्स एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट भी हैं। इसलिए मुझे तो नहीं लगता है कि एक कंप्लीट ओबीसी, या जिसे एम एन श्रीनिवास सोशियोलॉजिस्ट कहते थे डोमिनेंट कास्ट का वर्चस्व होगा, मुझे वो संभावना दिखाई नहीं दी। आपको लगता है कि ये जो कास्ट सेंसस है वो पॉलिटिकल हिंदुत्व को चैलेंज कर सकता है? बिल्कुल रूप से पॉलिटिकल हिंदुत्व के लिए एक बड़ा सा चैलेंज बना हुआ है। और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल हिंदुत्व अपनी राजनीति के द्वारा, इसको कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास है, इसके तहत उन्होंने अपने अपने काम को कर भी रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हिंदुइज्म अपने आप में एक एक आधार था, और उसके अंदर जाति को नहीं मानना था, तो मुझे लगता है कि अब जो हिंदुत्व के लोग हैं, उनको ये मानना पड़ेगा कि हमें जाति को अपने अंदर समावेश करना पड़ेगा। ये उनके लिए एक राजनीतिक व्यवस्था कह लीजिए, मजबूरी कर लीजिए। और मैं दूसरी तरफ ये भी कहूंगा, शायद कार्तिकेय, हिंदुत्वता की परिभाषा भी बदलती नजर आएगी। मैंने कहीं उल्लेख किया है न्यू हिंदुत्व। तो जो न्यू हिंदुत्व है, तत्व है, ये कहीं ना कहीं अपने आप को ओबीसी हिंदुत्व। ओबीसी से, वो कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोअर ओबीसी की ज्यादा संभावना है। अगर आप रोहिणी कमीशन को देखें, 2017 में केंद्रीय सरकार ने रोहिणी कमीशन को लाया है, और अभी आप अगर सेंट्रल लिस्ट को देखते हैं, तो उसके अंदर 5036 ओबीसी जातियां हैं। और 5036 जातियों में रोहिणी कमीशन ये कह रही है 2019 में, कार्तिकेय, सिर्फ 10 जाति ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया है। यह एम्पेरिकल ट्रूथ है। इसलिए मुझे लगता है कि सब कैटेगराइजेशन का दौर आएगा। एक जैसे कर्पूरी ठाकुर मॉडल आया था, नीतीश कुमार का मॉडल आया था, और हुकुम सिंह का मॉडल आया था जब राजनाथ सिंह खुद यूपी के मुख्यमंत्री थे। तो मुझे लगता है वो दौर आ गया है, और तमिलनाडु इसको बहुत सक्सेसफुली अपने 69% रिजर्वेशन में लागू करके दिखा चुका है।
आप कह रहे हैं दौर आ गया है, लेकिन आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर ये दौर आ गया है और आपको लगता है कि सब कैटेगराइजेशन होगा, तो बीजेपी तो कर ही रही है इस काम पे। आप देखिए वो दलित वोट भी टूट गया 2017 में, उनके सारे के सारे मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं ओबीसी हैं। और जो पॉलिटिकल अलायंसेस हो रही है जैसे राजभर वगैरह उत्तर प्रदेश में, वो अदर बैकवर्ड कास्ट से हो रही है या एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट से हो रही है। काम तो चल रहा है राजनीतिक स्तर पर। बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने कहा कि जिसको मैं न्यू हिंदुत्व कहता हूँ, ये न्यू हिंदुत्व आप अगर देखिए जो कन्वेंशनल हिंदुत्व की परिभाषा थी उससे ज्यादा बृहद है, ज्यादा बृहद है। और जो ये सक्सेस मिल रहा है हिंदुत्व को, वो इसी वजह से सक्सेस मिल रहा है कि इनकी कास्ट सोशल इंजीनियरिंग सफल होती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए ना केवल बीजेपी के लिए, बल्कि मैं तो कहूंगा कि लिबरल्स के लिए भी, मार्क्सिस्ट के लिए भी, और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी ये चुनौती है कि ना केवल वो कास्ट सेंसस की तरफ बढ़े, बल्कि वो 50% रिजर्वेशन के ऊपर जो बार लगा है उसके भी अंत होने का समय आ चुका है। और क्रीमी लेयर पर भी दोबारा चर्चा उठी गई। इसलिए मुझे लगता है कि अगर ये तीन चीजों को मिला ले कार्तिक, क्रीमी लेयर, 50% कैप एंड कास्ट बेस्ड सेंसस, भारतीय लोकतंत्र आज उस दौर में पहुंच रहा है जहां ये अपनी परिभाषा, अपनी बनावट को बदलते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब और ज्यादा समता समता मूलक दिखाई। समतामूलक कह रहे हैं, लेकिन अब वैसे देखिए अगर राजनीतिक अगर हिंदुत्व की जो सक्सेस है वो ये है अपर कास्ट प्लस ओबीसी, और ओबीसी ने किसान पॉलिटिक्स और समाजवादी पॉलिटिक्स करना बंद कर दिया। देखिए कार्तिक, मुझे ये मैं हम लोगों ने इस पे चर्चा की है एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट, और मेरे फ्रेंच कलीग जेफरी लॉट ने भी अपनी किताब साइलेंट रेवोल्यूशन में कहा कि मंडल रेवोल्यूशन से आप इसे फायदा कहें या नुकसान कहें, लेकिन किसान आंदोलन तो अब नहीं दिखेगा इस देश के अंदर। जो किसान यहाँ दिखाई दिए थे, जो संघर्ष करते हुए किसान दिखाई देंगे, वो सभी किसान, चाहे वो मेरठ के किसान हो या तमिलनाडु के किसान हो, अपनी जातीय छतरी के अंदर दिखाई देंगे। तो निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र ज्यादा कास्ट होता हुआ दिखाई देगा और ज्यादा समता मूलक भी होता हुआ दिखाई देगा। मुझे लगता है कि सालों के बाद लोहिया की कल्पना धीरे धीरे नेहरू की कल्पना से ज्यादा सार्थक होगी, और यही हिंदुत्वता की सफलता होगी कि अगर वो लोहिया को अपने अंदर समावेश कर ले। कैसे? ये चैलेंज भी है, ये चैलेंज भी है हिंदुत्व के लिए। कैसे जरा समझाइए। देखिए कास्ट बेस्ड सेंसर करेंगे तो आप नेचुरली, तो यह कहते थे कि 80% को मिलेगा और 20% को, तो निश्चित रूप से मैं इसको कहता हूं ना कि डेमोग्राफी और डेमोज के बीच में समावेश होना ही चाहिए। अब जितनी दूरियां बढ़ेगी डेमोग्राफी और डेमोज में, भारतीय लोकतंत्र को उतनी ही ज्यादा मुसीबतें उठानी पड़ेगी। इसलिए वो दौर आ गया है कि चाहे आप लिबरल हो, मार्क्सवादी हो या हिंदुत्ववादी हो, आपको भारतीय समाज की जो मूलभूत चुनौती है स्वीकार करनी पड़ेगी समतामूलक बनने के लिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रोफेसर अश्विनी कुमार, जो हमको बता रहे थे कि अगर इस देश के समाज को समतामूलक राह पे चलना है और अगर डेमोक्रेटाइजेशन होना है पॉलिटिक्स और सोशल स्ट्रक्चर का, तो कास्ट सेंसस होना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा स्पेशल एपिसोड कास्ट सेंसस पे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।